हाँ सर, हो गया। स्टार्ट कर दो सर। तो यहां से एक स्टेटमेंट लिखना, इफ पोलरिटी इज कंटिन्यूसली, इफ पोलरिटी of source current or voltage source, if polarity of current and voltage source is changing periodically, then we will say the source is AC. एक लाइन लिख लो। सर रिपीट कर दीजिए। सर ये ग्राफ एसी दिखा। हाँ सारे एसी है। देखो, इफ पोलरिटी ऑफ सोर्स, if polarity of current or voltage source, if polarity of current or voltage source is changing periodically, then sources are AC sources. Then sources are AC sources. चलो अभी डिटेल में जाएंगे। कुछ टर्म है जो हमें समझना जरूरी है, तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू, अभी ये डेफिनेशन है, इनको अच्छे से याद रखना है जो मैं लिखवाने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। Sir, relating to alternating quantities. Important terms related to alternating quantities. Important terms related to alternating quantities. पहला है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू I नॉट और V नॉट। इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यदि करंट सोर्स है तो I नॉट और वोल्टेज सोर्स के लिए V नॉट। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। इट इज मैक्सिमम वैल्यू। जैसे हम बात करें, करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी है, तो I नॉट इट इज अ पीक वैल्यू ऑफ करंट। जैसे हम बात करें, V इज इक्वल टू V नॉट कॉस ओमेगा टी है, इट इज अ पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। समझ में आई बात? दूसरा टर्म मीन स्क्वायर वैल्यू। सर ये पीक वैल्यू जो है सर, अगर टाइम हाँ। मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो उसका मैक्सिमम लेंगे या फिर सिर्फ कोएफिशिएंट ही होगा? बेटा इस साइन फंक्शन है तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना था? 1, तो मैक्सिमम वैल्यू यही रहेगा ना। नहीं सर, अगर जैसे टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब इस टाइम से इस टाइम में पीक वैल्यू बतानी है, तो वो आई नॉट ही रहेगी हर बार? नहीं, तो उस रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा। ओके सर। आई मीन स्क्वायर वैल्यू
देखो मीन मतलब स्क्वायर का मीन, ठीक है। जैसे हम बात करें हमारे पास इसका बेसिक जो डेफिनेशन है, जैसे हम बात करें एग्जांपल के तौर पे करंट, ध्यान देना ठीक से, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो इसका मीन वैल्यू निकालना है किसी टाइम इंटरवल में, तो टाइम इंटरवल में तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी इंटीग्रल डिवाइड बाई इंटीग्रल ऑफ डी टी इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर का एवरेज, और जीरो से कैपिटल टी इसका वैल्यू लिखे हैं, तो ये आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, जीरो टू कैपिटल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी, मैं वैल्यू लिख रहा हूं डायरेक्टली, इसका जो वैल्यू आता है वो आएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन जो आएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2। इट इज द मीन स्क्वायर वैल्यू ओवर वन टाइम पीरियड, मीन स्क्वायर वैल्यू ओवर वन टाइम पीरियड। सर ये वन कंप्लीट साइकिल का आप बता रहे हैं ना टाइम पीरियड? हाँ हाँ हाँ, तो सर अगर हाफ लेंगे तो इसमें चेंज हो जाएगी वैल्यू? वैल्यू चेंज जाएगी सर, वहां से वहां तक इंटीग्रेट सॉल्व करोगे जो सॉल्यूशन आएगा, समझ गए सर? तो t/2 तक कर देंगे? t/2 तक कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। यहाँ से जीरो से कैपिटल t/2, यहाँ भी टोटल टाइम की जगह कैपिटल t/2 आएगा, तो वो तो जैसा होगा, ये तो मैंने साइनसॉइडल के लिए बताया है, समझ गए ना बात को। तो ऐसा नहीं है, आपको बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है, रिजल्ट नहीं याद रखना। ये रिजल्ट तो किसके लिए है? साइनसॉइडल के लिए है, ठीक है ना। आपका बेसिक डेफिनेशन क्या है? ऐसे हम मीन स्क्वायर वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकाल सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन ये है, इट इज अ बेसिक डेफिनेशन, समझ गए मेरी बात? सर कॉस्ट का वन कंप्लीट टाइम पीरियड पे यही सेम आएगा कि हम यही आएगा, यही कॉस्ट का भी यही आएगा। ओके, इट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू, क्लियर। ऐसे ही वोल्टेज का भी निकाल सकते हो, मतलब अल्टीमेटली हमारे पास क्या पता होना चाहिए, वो फंक्शन पता होना चाहिए। तो इट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू, राइट। मिटा दो। यस सर। यस सर। हाँ, थर्ड टर्म, हाँ थर्ड टर्म है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, बेटा ये बेसिक डेफिनेशन याद करने की जरूरत है, मेन रिजल्ट तो आ ही जाएगा। ये साइन ये फंक्शन है तो रिजल्ट ये है, बट बेसिक डेफिनेशन है, ये चेंज जाएगा तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। तो बेसिक डेफिनेशन पे फोकस करना, ये किसी के लिए भी वैलिड है। मीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो दिख ही रहा है, इसका मीन ले लो, स्क्वायर वैल्यू का मीन स्क्वायर वैल्यू का रूट मीन ले लो, सॉरी रूट ले लो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का रूट, मीन स्क्वायर वैल्यू का रूट। बता दो। अब जरा देखो यहां से, जैसे हमारे पास ये है आई, करंट का निकाल रहा हूं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा? मीन स्क्वायर वैल्यू है आई स्क्वायर डी टी
डिवाइड बाई इंटीग्रल ऑफ डी टी ओवर 1 टाइम पीरियड चाहिए तो 0 to कैपिटल टी, और उसका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो ये क्या देगा मुझे, IRMS, मतलब इसका मीन का रूट IRMS, और ये कितना आएगा, इसका वैल्यू आया था I²/2, तो ये I0/√2 आ जाएगा इस केस में। समझे बात को, नहीं समझे जल्दी बोलो। यस सर। तो इट इज अ बेसिक डेफिनेशन, इट इज अ बेसिक डेफिनेशन। वो रिजल्ट तो इस वजह से आया है क्योंकि ये फंक्शन ऐसा लिया है। इट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जैसे हम बात करें, यदि ऐसा कोई सिचुएशन है, लेट्स से देयर आर मैनी नंबर ऑफ करंट I1 I2 अप टू IN, इसका मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर निकालना है। तो I² मीन इज इक्वल टू I1² प्लस I2² अप टू IN²। ये तो मीन हो गया, स्क्वायर का मीन हो गया, जल्दी बोलो। और इसका रूट ले लेंगे, ये तो डिस्क्रीट के लिए हो गया ऐसे। तो इट इज अ बेसिक डेफिनेशन फॉर अ डिस्क्रीट, वो कंटिन्यूअस था। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। जी सर। सर ये गैसीय स्टेट वाला है ना जैसे? हाँ हाँ बिल्कुल वैसे, तो ऐसे हो जाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब समझ में आ गया, क्लियर। ऐसे ही वोल्टेज है तो वोल्टेज का निकाल लोगे आप। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में एक आध पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के अंदर ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ कॉपी करो जल्दी। अब रूट मीन स्क्वायर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट लिखते जाओ। मैं बोल के लिखवा रहा हूँ, लिखो जल्दी। द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के लिए नहीं, बाकी के लिए भी, जो भी वोल्टेज है तो वोल्टेज के लिए। द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट is also called virtual value or effective value. RMS value is also called virtual value or effective value. RMS value is also called virtual value or effective value. Virtual value and or effective value for AC. हाँ बिल्कुल AC का ही, ठीक है ना। हाँ, इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट है, इन जनरल लिखते जाओ, का पॉइंट है वो लिखते जाओ। इन जनरल when value of voltage or current for alternating circuits, in general when value of voltage of current for alternating circuits are given, these are RMS values. These are RMS values. ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, AC एमीटर एंड वोल्टमीटर, AC एमीटर एंड वोल्टमीटर
AC ammeter and voltmeter always measure RMS value. AC ammeter and voltmeter और always measure RMS values. क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? ये याद करने वाली चीजें हैं सब? Yes, sir. हाँ. नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में वैल्यूज प्रिंटेड ऑन एसी सर्किट. जो भी एसी अप्लायंसेज हैं, जैसे आपके घर में फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये क्या है? एसी अप्लायंसेज है सारे. तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यूज प्रिंटेड ऑन एसी सर्किट आर आरएमएस वैल्यूज. द वैल्यूज प्रिंटेड ऑन एसी सर्किट आर आरएमएस वैल्यूज. ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. अरे इसका मतलब जब तक बोला ना जाए तो आरएमएस ही लेंगे. बिल्कुल, बाय डिफॉल्ट. नेक्स्ट पॉइंट, इन आवर हाउसेज, नेक्स्ट पॉइंट, इन आवर हाउसेज AC is supplied at 220 volt. हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड यही है. In our houses, AC is supplied at 220 volt. Which is the RMS value of voltage. Which is RMS value of voltage. क्लियर है? पॉइंट लिख लिया सबने? सर सर मतलब आरएमएस जो वैल्यू होती है वो जो करंट में मतलब जो ओरिजिनल करंट फ्लो हो रहा है सर, जरूरी नहीं कि वो हो. हाँ बिल्कुल, वो तो वैरी करेगा ना, लेकिन जो प्रिंटेड होता है वो आरएमएस दिया होता है. ओके सर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इससे शायद आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आरएमएस वैल्यू क्यों देते हैं. ठीक है ना? हाँ. नेक्स्ट पॉइंट, RMS value of AC is equal to RMS value of AC is equal to RMS value of AC is equal to that value of DC equal to that value of DC. इस पॉइंट को समझ लेना अच्छे से, एक बार पढ़ लेना, मैं टाइम दे दूंगा, पहले लिख लो अच्छे से. RMS value of AC is equal to that value of DC, which when passed through a resistance, which when passed through a resistance, which when passed through a resistance for a given time, for a given time will produce the same amount of heat, will produce the same amount of heat as produced by the alternating current. As produced by the alternating current when passed through the same resistance for same time. When passed through the same resistance for same time. क्या समझ में आया इस लाइन का मतलब? यस सर. स्टेटमेंट लिख, सबने लिख लिया स्टेटमेंट, और पढ़ लो एक बार लाइन को अच्छे से. RMS value of AC is equal to that value of DC when which when passed through a resistance for the given time will produce the same amount of heat as produced by the alternating current when passed through the same resistance for the same time. मतलब RMS इसलिए हर जगह लिखा जाता है क्योंकि वो इक्विवेलेंट टू DC है. समझ गए ना? जल्दी बोलो, समझ में आ गया है? जी सर. Yes, sir. बस हाँ, तो मतलब उसके करस्पॉन्डिंग AC भी उतना ही काम करेगा. हाँ बोलो बेटा.
सर अभी आपने क्या बताया, रिपीट कर दीजिए, मैं नेट चला गया था। स्टेटमेंट लिखा। हाँ सर, स्टेटमेंट लिख लिया। हाँ तो बस वही स्टेटमेंट बता रहा था कि वो आरएमएस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इक्विवेलेंट टू डीसी होता है। वो जो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू डीसी, मतलब उस अमाउंट का डीसी सोर्स लगाएंगे तो तरफ वैसा ही काम करेगा जैसा वो एसी सोर्स काम कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट है मीन और एवरेज वैल्यू। ये तो पता ही है सबको, मीन और फोर्थ पॉइंट है ये थर्ड डेफिनेशन थी, फोर्थ लिखो, मीन और एवरेज वैल्यू। मीन और एवरेज वैल्यू तो मीन जैसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, वोल्टेज है तो ऐसे। तो जैसे एग्जांपल की बात करें, करंट सोर्स से लेट्स से I1 है, I2 है और IN है। तो मीन मुझे तो शायद बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है, I1 I2 अप टू IN डिवाइड बाई टोटल नंबर, इट इज द मीन वैल्यू, है कि नहीं। और यदि यही आपका कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू यदि I नॉट लेट्स से साइन फंक्शन है लेट्स से ओमेगा टी, तो हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू t, अच्छा 0 टू t I इंटू, मैं बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ, 0 टू t I इंटू डी टी डिवाइड बाई, जहां तक का निकालना था, लिमिट अभी नहीं लगाते, इंटू डी टी इज इक्वल टू I मीन। अच्छा यहाँ पर यदि मैं 0 से t/2 का निकाल रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बता रहा हूं अभी, क्योंकि 0 से कैपिटल T तक करूंगा तो ये साइन कर्व है, तो साइन कर्व का एरिया अंडर द कर्व होगा, ये होगा नहीं होता, आईडीटी क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व देगा ना। हाँ सर। यस सर। और एक कंप्लीट साइकिल में साइन का एरिया क्या होता है, 0 होता है। तो यदि मैं पूरे उसके लिए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर नेगेटिव पॉजिटिव लेके, अगर ग्राफ के ऊपर ग्राफ के नीचे वैसे एरिया। बेटा एरिया तो विद प्रॉपर साइन ही आएगा, वो तो इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है। सर अभी पढ़ा नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2I0/π, वो विद प्रॉपर साइन आता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन ये जहां तक का निकालना है, मैंने 0 से हाफ साइकिल का निकाला है, हाफ साइकिल का वैल्यू ये आता है, मैंने पूरी साइकिल का इसलिए निकाला कि पूरी साइकिल का तो मुझे पता है, पूरी साइकिल का एरिया अंदर का क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा साइन कॉस में। यस सर। लेकिन कितने भी टाइम इंटरवल का पूछ सकता है आपको, वो लिमिट वैसे ही लगानी है, बेसिक डेफिनेशन यही है। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। नेक्स्ट है पीक वैल्यू, बता ही चुका हूं। अच्छा नेक्स्ट है पीक टू पीक वैल्यू, फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ डेफिनेशन है पीक टू पीक वैल्यू। ये मिटा दो, जल्दी बोलो। यस सर। पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे ये करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है, समझे। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, I मैक्सिमम होगा, वो कितना होगा, I0, और I जो मिनिमम होगा ये भी पीक है, माइनस I0। तो जो पीक टू पीक वैल्यू होगी क्या होगी,
पीक टू पीक वैल्यू वो होगा मॉड ऑफ आई मैक्स प्लस मॉड ऑफ आई मिन, मतलब 2 टाइम ऑफ आई नॉट। बात समझे नहीं समझे? यस सर। मतलब दोनों पीक के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना है, तो वो उसको बोल देंगे पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है? ओके सर। हाँ, फिर 6th डेफिनेशन है फॉर्म फैक्टर। एक टर्म है फॉर्म फैक्टर, इसको ये टर्म आगे भी डिफाइन होगा, अभी लिख लो फॉर्म फैक्टर। सर इसका कोई सिंबल नहीं होता है? इसका सिंबल नहीं है यार, ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है? फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। सर स्पेलिंग क्या है? FORM? हाँ FORM, सॉरी FORM, फॉर्म, FORM, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। लिखो डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू, the ratio of RMS value of AC, the ratio of RMS value of AC to its average during half cycle, the ratio of RMS value of AC to its average during half cycle, to its average during half cycle is defined as a form factor, is defined as form factor। तो form factor का definition क्लियर है? जल्दी बोलो। RMS वैल्यू भी निकालना आता है, Yes, sir. एवरेज ओवर हाफ साइकिल का वैल्यू भी निकालना आता है। तो द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू, ये डेफिनेशन है, याद रखना है अच्छे से। द रेशियो ऑफ RMS value of AC to its average during half cycle is defined as form factor। सर RMS पूरी साइकिल के लिए ले। हाँ RMS तो पूरी साइकिल के लिए, ठीक है? RMS पूरा और एवरेज हाफ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यस। फिर है पीक फैक्टर का, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू। ये पीक फैक्टर है। हाँ, पीक फैक्टर का डेफिनेशन लिखो, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू इज कॉल्ड पीक फैक्टर। द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू and RMS value, the ratio of peak value and RMS value is known as peak factor। So the ratio of, so नेट चला गया था बार बार, पता नहीं क्या हो the रहा है। ratio of RMS value, पहले पीक आएगा। sorry, the ratio of peak value and RMS value is known as peak factor। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन, 6 डेफिनेशन लिखे, इनको अच्छे से याद रखना है। अब फिर नेक्स्ट कुछ टर्म पे आते हैं। एक टर्म डिफाइन करते हैं फेज, पहले भी डिफाइन कर चुका हूं 11th में। एक टर्म आता है, तो लिखो नेक्स्ट डेफिनेशन फेज। फेज अरे इसी के अंडर में इम्पोर्टेंट टर्म्स। अलग से कर लो, अलग से कर लो इसको। सर फेज
हाँ कि 1 मिनट करीब में मीटिंग एंड होगी तो मैं होस्ट कर लूँगा, आप ज्वाइन कर लीजिए रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है क्या सर, अभी 1 मिनट करीब में मीटिंग एंड हो जाएगी तो मतलब मैं होस्ट कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना इसलिए। ठीक ठीक। फेज डिफाइन करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, एसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, साइन होगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कुछ ऐसे टाइप में होगा। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी वैल्यू। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी, सबका मीनिंग क्लियर है। तो जो आर्गुमेंट ऑफ साइन होगा उसको